नमस्कार दोस्तों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। हरे भरे बगीचे में मोदी जी हैं, जूते मोजे के साथ फुल ड्रेस में फावड़ा चलाते हुए। सामने मिट्टी खुदी हुई है, यानी कि एक गड्ढा है, उसमें एक पौधा आपको दिख रहा होगा। फोटो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी जी पौधारोपण कर रहे हैं, पौधे की जड़ में मिट्टी डाल रहे हैं। और यह दूसरी तस्वीर है, मोदी जी उसी पौधे को पानी दे रहे हैं। अब जो आपने तस्वीरों में देखा उसी का यह वीडियो है, कुछ सेकंड का, जो पीएमओ की तरफ से रिलीज किया गया है। देखकर आपको अंदाजा नहीं लगा होगा कि मोदी जी ने कौन सा पौधा लगाया है। एनी गेस? आप कतई गेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां आपकी और हमारी सोच खत्म होती है, मोदी जी वहीं से आगे की सोचते हैं। इस हिसाब से देखें तो दूरदृष्टा है मोदी जी। अब आपको बता दें कि यह सिंदूर का पौधा है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सिंदूर का पौधा देखा है? अब आप मोदी जी के सौजन्य से देख लीजिए। पीएम आवास में जब यह पौधा कुछ सालों में बड़ा होगा तो इसमें कुछ इस तरह का फल होगा और उस फल के बीज को पीसकर सिंदूर का पाउडर बनाया जा सकता है। इससे हर्बल सिंदूर तैयार किया जाएगा। सिंदूर की कुछ किस्मों में केमिकल का भी इस्तेमाल होता है। खैर, मेरा मकसद यहां सिंदूर बनाने का तरीका बताना नहीं है। मेरा मकसद यह बताना है कि मोदी जी ने सिंदूर को पकड़ लिया है सियासी तौर पर। कल पर्यावरण दिवस था, विश्व पर्यावरण दिवस, तो मोदी जी ने इस मौके पर पीएम आवास में सिंदूर का पौधा लगाने का बहाना तलाश लिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सियासत का संकल्प ले चुके मोदी जी सिंदूर के नाम का फायदा उठाने के लिए हर तरह के हथकंडे आजमाने की तैयारी में जुटे हैं। घर घर सिंदूर की योजना लॉन्च होती उसके पहले ही बवाल हो गया था और बीजेपी को बैकफुट पर आकर कहना पड़ा कि यह फेक न्यूज है। यह अलग बात है कि देश के बड़े अखबार के सारे संस्करण में वो खबर छपी और 2 दिन बाद, 2.5 दिन बाद बीजेपी को जब उल्टा पड़ा तो कहा यह फेक न्यूज है। लेकिन सिंदूर के नाम पर कुछ न कुछ तो करना है, तो अब सिंदूर का पौधारोपण ही सही। बीजेपी नेताओं और मंत्रियों ने मोदी जी के पौधारोपण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया, अखबारों में खबरें छप गई, 2 दिन का काम हो गया। अब आगे भी तो सिंदूर सिंदूर करना है। कल से बिहार चुनाव तक, जब तक चुनाव है तब तक करना है, और चुनाव में भी कुछ महीने बाकी हैं। तब तक सिंदूर सिंदूर करते रहने के बहाने खोजने हैं, इवेंट का आइडिया खोजना है, माताओं और बहनों को सियासी सिंदूर से जोड़े रखने का उपक्रम जारी रखना है। बीजेपी और मोदी का इवेंट डिपार्टमेंट लगातार इसी आइडिया पर काम कर रहा होगा कि आगे कुछ महीनों तक सिंदूर का चुनावी इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे मोदी जी का पोस्टर छापना है, कैसे सिंदूर से जोड़कर तरह तरह के इवेंट को प्लान करना है, कैसे सिंदूर को उनके भाषणों में डायलॉग की शक्ल में पिरोती रहना है, रगों में लहू की जगह गर्म सिंदूर वाले डायलॉग की तरह क्या क्या जुमले गढ़ने। तो इसी तरह के सिंदूरी इवेंट का हिस्सा था यह पौधारोपण। यह अलग बात है कि पहलगाम हमले के आज 1.5 महीने हो गए। माताओं, बहनों और बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकी दरिंदे अभी पकड़े या मारे नहीं गए हैं। कहां छिपे हैं, कहां भाग गए, कुछ पता नहीं। सिंदूर के दुश्मनों की तलाश अभी अधूरी है, लेकिन सिंदूर पर सियासत करने की तैयारी पूरी है। आज मोदी जी कश्मीर में थे। पीएम मोदी ने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया और इसके बाद अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन कटरा श्रीनगर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। फिर कटरा में लगभग 40 मिनट का भाषण दिया। घंटों टीवी चैनलों पर दिखते रहे। आज का काम हो गया। आज 6 जून है, याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर सभा और हर भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तो करते हैं। देश को यह भी पता है कि किस तरह से 6 और 7 जून की दरमियानी रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को तबाह किया था। लेकिन देश को अब तक यह नहीं पता कि 6 और 7 जून की दरमियानी रात हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को क्या नुकसान हुआ। जो बात सरकार को अपने देश में बतानी चाहिए वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान
सिंगापुर में विदेशी चैनल को बता चुके हैं। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट गिरने की खबर को खुद सीडीएस कबूल कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। विपक्ष बार बार पूछ रहा है कि देश को जानने का हक है कि हुआ क्या था, क्यों सीज फायर हुआ, उसके पहले 6 और 7 जून की दरमियानी रात क्या भारत के फाइटर जेट गिरे, क्या राफेल गिरा। राहुल गांधी भी ये बार बार सवाल पूछ चुके हैं। जो विदेशी चैनल को इंटरव्यू में जो बात बताई जा सकती है वो सरकार की तरफ से देश में क्यों नहीं बताई जा सकती। विपक्ष इन्हीं सवालों के साथ संसद के विशेष सत्र बुलाने की मांग करता रहा है। सरकार अनसुनी करती रही, लेकिन 3 दिन पहले अचानक 21 जुलाई से मॉनसून सत्र का ऐलान कर दिया गया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि चूंकि विशेष सत्र की मांग हो रही थी, इसलिए सरकार ने चालाकी से 47 दिन पहले सत्र की तारीख घोषित कर दी, जबकि इतना पहले सत्र की तारीख का ऐलान कभी नहीं होता था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर सीज फायर पर अपने बयान को दोहराया है। यह 11वीं बार है जब ट्रंप ने भारत पाक के बीच ट्रेड डील के नाम पर सीज फायर कराने का दावा किया है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. It was a very important process. We got involved with India and Pakistan. I think convinced them to let's have peace and let's go and make trade deals. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. I'm using trade to settle scores and to make peace. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close. Very close. You were right there. Yeah. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talk trade. We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. And, you know, I'm very proud of the fact that with India and Pakistan, I was able to stop that. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऐसे दावे भारत की किरकिरी कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर मुंह बंद कर रखा है। अपने भाषणों में चाहे जितने जुमले सुना दें, लेकिन ट्रंप का नाम तक नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी हैं कि बार बार ट्रंप के सामने मोदी के सरेंडर पर सवाल उठा रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि मोदी एक बार मुंह खोलकर ट्रंप की बातों का खंडन क्यों नहीं कर देते। लेकिन मोदी हैं कि इस मुद्दे पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है, और ट्रंप हैं कि भारत पाक के बीच सीज फायर पर अपना मुंह बंद करने को तैयार नहीं। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी आज बिहार में थे, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की, और सवाल नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के सरेंडर करने पर भी उठा है। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, बार बार सवाल उठा रहे हैं कि मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों किया, लेकिन मोदी को ऐसे सवालों की परवाह नहीं। विपक्ष पूछता है तो पूछता रहे। उन्हें रैलियां करनी है, भाषण देने हैं, फीता काटना है, झंडी दिखानी है, शिलान्यास करना है, उद्घाटन करना है, और जहां भी बोलने का मौका मिले वहां अपने मुंह से खुद ही मोदी मोदी करना है। भीड़ तो फिर सामने है ही। मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ऐसा करेगा, मोदी वैसा करेगा, मोदी ने अब तक ऐसा किया है, मोदी ने अब तक वैसा किया है। अपने भाषणों में ये सब उन्हें बोलते जाना है, बस ट्रंप के दावे का जवाब नहीं देना है। सांसदों का जो ग्रुप 33 देशों की यात्रा पर निकला था, उनमें से कुछ लौट आया है, कुछ 1-2 दिन में लौट आएगा। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं
कि सरकार के खर्चे पर 3 दर्जन देशों की यात्रा पर गए इस ऑल पार्टी डेलीगेशन से आखिर क्या हासिल हुआ? ज्यादातर देशों में इन सांसदों की मुलाकात सत्ता के केंद्र में रहे बड़े नेताओं से नहीं हो सकी, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो सकी। ज्यादातर देशों में ऐसे नेताओं से इस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई जिनकी फिलहाल अपने देश में ही नहीं चलती है, या कहें वहां की सत्ता से वो बाहर है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि सरकार को बताना चाहिए कि इतने देशों में इतने प्रतिनिधिमंडल को भेजने का फायदा क्या हुआ, क्या हासिल है इसका? कौन कौन से देश भारत पाक की तनातनी में भारत के पक्ष में आने को तैयार होंगे या हुए? कितने देशों ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े होने का वादा किया? हालांकि यह सवाल बेमानी हो जाता है, क्योंकि जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से मुलाकात ही विदेशों में नहीं हुई तो ऐसे वादे कौन करेगा? एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि लाइबेरिया, इथोपिया, कांगो, सियरा लियोन, लताबिया, पनामा, गुयाना, एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि लाइबेरिया, इथोपिया, कांगो, सियरा लियोन, लताबिया, पनामा, गुयाना, स्लोवेनिया जैसे देशों में हमारे सांसदों के भेजने का मतलब क्या है? सुप्रिया श्रीनेत ने आज भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछे। हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता यह है कि हमने बड़े बड़े डेलीगेशंस बनाए, हमने वो बड़े बड़े डेलीगेशंस दुनिया के कोने कोने में भेजे अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय उन डेलीगेशंस की मुलाकात ना राष्ट्राध्यक्षों से करा पाया, ना प्रभावी ओपिनियन मेकर्स से करा पाया। वो लोग वहां पर गए, वहां पर वो हमारी ही एम्बेसी में भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे हैं, वो अंडर सेक्रेटरीज से मिलके आए हैं, वो फॉर्मर मिनिस्टर्स से मिलके आए हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर्स से वो मिले हैं। तो आज सवाल इस बात का है कि वो म्यूजियम देखने गए, उन्होंने यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखी, नोत्र दाम का चर्च देखा, गाना बजाना हुआ, पुराने फिल्मी गाने गाए गए, बड़े बड़े डिनर हुए, खूब पिक्चरें खींची गई, लेकिन हमें मिला क्या? और यह हमारी विदेश नीति की विफलता है कि आपने अपने सांसदों को भेजा और उनको आप एक राष्ट्राध्यक्ष से नहीं मिला पाए। तो आज सवाल यह है, आपने उनको कितने राष्ट्राध्यक्षों से मिलाया? हमें क्या ठोस हासिल हुआ? कितने राष्ट्र जहां पर हमारी ये डेलीगेशंस, जहां पे हमारे सर्वदलीय मंडल गए थे, उन्होंने हमारे पक्ष में उतर के बयान दिया? कितने राष्ट्रों ने पाकिस्तान के आतंकियों को शरण देने की निंदा करी? कितने राष्ट्र आज खुल के हमारे साथ हैं?